वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे साबुन और अपमार्जक के बारे में बात कर रहे थे। हमने साबुन के बारे में बता दिया था। साबुन क्या होते हैं? साबुन जो होते हैं उच्च वसीय अम्ल के जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल के क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हमने ये बताया था आपको कि साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है, सपोनिफिकेशन कहलाती है। साबुन का जो निर्माण होता है वसीय अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से होता है। आज हम बात करेंगे कि जो साबुन है उसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग जो है, हम बात करते हैं साबुन के उपयोग। साबुन के उपयोग, तो यहाँ पर साबुन के उपयोग में हम बात करते हैं शैम्पू है, शेविंग शैम्पू है, शेविंग शैम्पू निर्माण में। और अगर हम बात करते हैं आगे, शेविंग शैम्पू है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्रीम है, शेविंग क्रीम है, बनाने में किया जाता है। एक और बात है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट डालना है। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलाया जाता है। कुछ साबुन होती है ना, पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो वहाँ ग्लिसरीन मिलाया जाता है। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ये बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो साबुन होती है ना, वो मृदु जल के अंदर है, सॉफ्ट जल के अंदर या मीठा जल के अंदर तो क्या है? क्रिया करती है, कार्य करती है, सफाई का कार्य करती है। लेकिन कठोर जल के अंदर साबुन जो है कार्य नहीं करती। इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ देखो, साबुन की क्रिया, साबुन की क्रिया। अब हम बात करें यहाँ पर मृदु जल के साथ सफाई क्रिया करती है। ये कठोर जल जो होता है ना, कठोर जल के साथ सफाई क्रिया नहीं करती है, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसके पीछे कारण क्या है? जो कठोर जल होता है ना, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन होते हैं या अशुद्धियाँ होती है। ठीक। अब ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयन है, ये साबुन कणों से क्रिया करके मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण बना लेते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या करते हैं? लवण बना लेते हैं। तो ये जब इनसे साबुन अभिक्रिया करती है तो क्या बना लेते हैं? ये साबुन से अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम कैल्शियम के लवण। मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण ये कैसे होते हैं? अघुलनशील। कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। जब ये अघुलनशील हो गए तो सफाई कार्य नहीं होगा। सफाई कार्य नहीं होगा। देखिएगा, साबुन जो होती है मृदु जल या सॉफ्ट जल के साथ तो अभिक्रिया करती है, सफाई कार्य करती है, लेकिन कठोर जल या खारे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, या खारे जल के साथ सफाई क्रिया नहीं करती है। कारण क्या है? खारे जल में क्या होता है? कठोर जल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन उपस्थित होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जो कि साबुन के अणुओं से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? साबुन का अणु जो हमने बताया था RCONA प्लस मैग्नीशियम या फिर RCOONA प्लस कैल्शियम। अब ये क्या बना लेते हैं भाई? RCOO का होल ट्वाइस
Mg, और ये क्या बना लेते हैं RCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम, ये बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो दोनों साल्ट होते हैं, ये दोनों साल्ट होते हैं, ये कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। और जब अघुलनशील होते हैं तो ये सफाई का कार्य नहीं कर पाते हैं। क्या है, मैग्नीशियम के आयन हो गए ये, और ये किसका हो गया, कैल्शियम के आयन या साल्ट हो गए, जिसके कारण क्या है, ये कठोर जल में अभिक्रिया या कठोर जल में सफाई क्रिया का कार्य नहीं करती। अब आज हम बात करेंगे आगे चलकर डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। तो डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट अपमार्जक, साबुन तो हमने ही बताया था उच्च वसीय अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये एल्किल सल्फोनेट, ये क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्ल के एल्किल सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं, एल्किल सोडियम एल्किल सल्फोनेट लवण होते हैं या सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट लवण होते हैं। तो यहाँ पर ये जो ये बात करते हैं हम डिटर्जेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फोनेट लवण, या तो ये होते हैं, या फिर हम बात करेंगे सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट लवण। अब ये जो हमारे पास है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RCOONA RCOO, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं SO3Na ये, और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ROC6H5 SO3Na, ये लिख सकते हैं। ये तो हुआ हमारे पास एल्किल हो गया। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जी है ना, डबल बॉन्ड, इसको जी हम क्या लिख सकते हैं, ROSO3Na, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम ROC6H5। ये जो है ना हमारे पास बेंजिल है, सल्फोनेट सोडियम एल्किल सल्फोनेट सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। यहाँ पर देखिएगा सोडियम एल्किल सल्फोनेट ये लवण होते हैं हमारे पास। कि ये क्या है, हमारे पास डिटर्जेंट के बारे में आता है। किसके अंदर आता है, ये डिटर्जेंट आता है। अब खास बात ये है, ये साबुन जैसे होते हैं, सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन इनका प्लस पॉइंट क्या है, इनका प्लस पॉइंट ये है, ये मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में क्रिया करते हैं। दोनों प्रकार के जल में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। देखिएगा दोबारा से, ये मृदु और कठोर होते हैं, मृदु और कठोर दोनों प्रकार के जल में क्रिया करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि घुलनशील लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, घुलनशील लवण। अब यहाँ पर जो ये कठोर जल होता है, इसके अंदर क्या हमने अशुद्धि बताई थी, Mg की अशुद्धि बताई और कैल्शियम की अशुद्धि बनाई। तो ये क्या करते हैं, सोडियम को प्रतिस्थापित करके क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम एल्किल सल्फोनेट लवण बना लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट लवण बना लेते हैं। तो ये दोनों लवण जो होते हैं, दोनों के लवण होते हैं, इनके जो दोनों के लवण होते हैं, ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और जब घुलनशील होते हैं तो ये साबुन की तरह जैसे नहीं, सफाई का कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं।
थोड़ा सा टिपिकल है, फॉर्मूला ज़्यादा है इसके अंदर, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा दोबारा से, हमने अभी बताया कि डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट होता है वो सोडियम एल्किल सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फोनेट बोले तो ROSO3Na, ये माइनस और ये प्लस, ये हमारे पास क्या है, सोडियम एल्किल सल्फोनेट। और दूसरा हमारे पास क्या था, सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। यहाँ पर देखिएगा ROC6H5SO3 और Na, तो ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ये चीज़ है। अब देखिएगा ये दोनों जो है, अब ये कठोर जल से क्रिया करते हैं, किससे करते हैं, कठोर जल। कठोर जल के अंदर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है या फिर क्या है, कैल्शियम। तो इनसे क्रिया करेगा, ये देखेगा, इनसे जब ये क्रिया करेगा तो ये लवण बनाएगा। वो लवण कैसे होंगे, घुलनशील लवण होंगे। और जब घुलनशील लवण होंगे तो सफाई का कार्य आसानी से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अघुलनशील लवण न बनकर क्या बनते हैं, घुलनशील लवण बनते हैं। जबकि साबुन के द्वारा कैसे लवण बन रहे थे, अघुलनशील लवण बन रहे थे। जबकि डिटर्जेंट के द्वारा कठोर जल के साथ कैसे बनेंगे, घुलनशील लवण। क्या बन रहे हैं वो देखेगा हम यहाँ पर, ROSO3Na प्लस और माइनस। प्लस में यहाँ मान ले हम किसकी बात कर लेते हैं, Mg की बात कर लेते हैं या Ca की बात कर लेते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम की या कैल्शियम की। क्या बनाएगा यहाँ पर देखिएगा, ROSO3Na की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, Mg। क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा का होल ट्वाइस या फिर Ca, या तो ये बनेगा। अगर हम यहाँ बात करें, इसकी बात करें, ये कठोर जल से क्रिया करेगा, इससे क्रिया करेगा कठोर जल। और कठोर जल के अंदर हमने बताया भी है मैग्नीशियम और कैल्शियम है क्या है, अशुद्धि के रूप में पाया जा रहे हैं। तो ये जब यहाँ पर क्रिया करेंगे तो देखिएगा क्या बनेगा, ROC6H5SO3 माइनस Na प्लस। अब ये जो क्रिया करेगा किससे करेगा, किससे करेगा, मैग्नीशियम से या फिर कैल्शियम से। तो क्रिया करके क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा भाई, देखो क्या बनाएगा, ROC6H5SO3, सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम या कैल्शियम आ जाएगा, का होल ट्वाइस मैग्नीशियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम। अब ये जो दोनों साल्ट है हमारे पास, ये दोनों जो साल्ट है, ये लवण कैसे है, घुलनशील लवण, घुलनशील लवण। जब घुलनशील लवण होते हैं तो ये सफाई करते हैं, का कार्य करते हैं। सफाई का कार्य क्या हुए करेंगे, इनके द्वारा सफाई का कार्य संपन्न होगा। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि जो साबुन होता है उससे डिटर्जेंट बेटर रहता है। बेटर क्यों रहता है, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है अपमार्जक होता है, वो दोनों प्रकार के जल से क्रिया कर लेता है, कठोर जल से भी और सॉफ्ट या मृदु जल से भी क्रिया कर लेता है और आसानी से सफाई का कार्य करता है। कारण क्या रहा, साबुन जो होता है वो कठोर जल के साथ अघुलनशील लवण बनाता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है जो कठोर जल के साथ कैसा लवण बनाता है, घुलनशील लवण बनाता है, सोल्यूबल साल्ट्स का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या है, सफाई कार्य संपन्न होता है। अब हम बात करेंगे आगे चलकर कि भाई ये जो है अपमार्जकों से प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में हम इस प्रकार समझाते हैं आपको। अपमार्जकों से प्रदूषण,
अपमार्जकों से प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। चूँकि ये जो अपमार्जक होते हैं कैसे होते हैं, संश्लेषित होते हैं। क्या होते हैं? संश्लेषित। संश्लेषित होते हैं तो इस कारण इनका जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटन नहीं होता। जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटन नहीं होता है। जीवाणुओं द्वारा आसानी से इनका क्या होता है? अपघटन नहीं होगा। अपघटन नहीं होगा तो ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये है कि भाई हमने अभी बात की थी कि ये जो है उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उच्च हाइड्रोकार्बन युक्त वसीय अम्ल होते हैं और उनके क्या होते हैं? एल्किल, सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट लवण या फिर कह सकते हैं सोडियम एल्किल सल्फोनेट लवण होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर इनकी अपमार्जकों की जो श्रृंखला है, जो श्रृंखला होती है किस प्रकार की होती है? श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक तो शाखित और एक अशाखित। अगर यदि अपमार्जकों की लंबी शाखित श्रृंखला को कम शाखित कर दिया जावे तो इनका आसानी से अपघटन हो जाता है। आसानी से क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, अपमार्जकों की लंबी शाखित श्रृंखला होती है उनको कम शाखित किया जाता है। क्या किया जाता है? कम शाखित किया जाता है। क्या किया जाता है? कम शाखित किया जाता है। ये जो लंबी शाखित श्रृंखला किसकी है? ये हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की जो लंबी शाखित श्रृंखला होती है इनको कम शाखित कर दिया जाता है, जिससे इन पर जीवाणु आसानी से क्रिया कर लेते हैं और इनको अपघटित कर देते हैं और जिससे क्या है, प्रदूषण से छुटकारा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपमार्जकों की क्वालिटी में बदलाव कैसे किया जा सकता है। अपमार्जकों की जो क्वालिटी होती है, अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जकों की क्षमता है उसमें क्या, अपमार्जकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपमार्जकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इनके अंदर अकार्बनिक फॉस्फेट है, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट है, ये मिलाए जाते हैं। अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट को मिलाया जाता है। को क्या मिलाया जाता है? इनको मिलाया जाता है। अपमार्जक की क्षमता है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? सोडियम अकार्बनिक फॉस्फेट और सोडियम पर ऑक्सीबोरेट को मिलाया जाता है, जिससे क्या है, ये कम प्रदूषित होते हैं, कम प्रदूषण का कार्य करते हैं, अधिक क्षमता वाले होते हैं, यानी कि सफाई का कार्य अच्छे ढंग से करते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये देखा भाई कि जो अपमार्जक होते हैं वो सोडियम साबुन से कई गुना बेहतर होते हैं, साबुन से अच्छे होते हैं। लेकिन इनकी समस्या क्या थी कि इनका क्या होता है, जीवाणुविक अपघटन नहीं होता है। तो ऐसे में वर्तमान में ऐसे अपमार्जक बनाए जा रहे हैं, ऐसे डिटर्जेंट बनाए जा रहे हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कैसी है, कम शाखित है, लंबी तो है लेकिन कैसी है, कम शाखित है, जिसके कारण इनका आसानी से जीवाणुविक अपघटन हो जाता है और इनके क्या होता है, प्रदूषण भी नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मिसेल निर्माण और साबुन का सफाई क्रिया किस प्रकार होती है। मिसेल निर्माण और साबुन की शोधन प्रक्रिया। मिसेल निर्माण, पहले हम बात करते हैं मिसेल फॉर्मेशन की।
मिसेल फॉर्मेशन से पहले हम बात कर लेते हैं साबुन का अणु। किसकी बात कर लेते हैं? साबुन का अणु। साबुन का अणु बोल सकते हैं। साबुन का अणु में हम बात कर सकते हैं सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरियट, सोडियम स्टेरियट। ये क्या है? एक साबुन का अणु है। किसका अणु है? ये साबुन का अणु है। इसको फॉर्मूला देखते हैं हम C17H35, C17H35 COONA, इसके रूप में लिखते हैं हम इसको। और इसका सामान्य जो हम साबुन के अणु के रूप में सामान्य जो सूत्र देखते हैं, ये तो सोडियम स्टेरेट का है। अगर हम सामान्य सूत्र देखें इसका, तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे लिख सकते हैं COONA। क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पर ये जो क्या है, हाइड्रोकार्बन, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और ये सोडियम अणु है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम में के लवण हैं, उच्च हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल के सोडियम लवण है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? साबुन का अणु कहते हैं। एक विशिष्ट एग्जाम्पल हमने दिया सोडियम स्टेरेट का, वो C17H35 COONA, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं मिसेल का निर्माण। मिसेल के निर्माण में क्या होता है? जब किसी चिकनाई को हम साबुन की सहायता से हटाते हैं, तो चिकनाई के चारों ओर साबुन कणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि चिकनाई के चारों ओर साबुन कणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि साबुन के जो अणु जो होते हैं उनके दो सिरे होते हैं। एक सिरा होता है जल स्नेही और एक होता है जल विरोधी। जल विरोधी सिरा जो होता है वो सिरा चिकनाई की ओर उपस्थित होता है, और जल स्नेही जो सिरा होता है वो क्या है? परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाता है। और इस प्रकार बहुत सारे जो साबुन के अणु हैं चिकनाई के चारों ओर एक गोलाकार संरचना बना लेते हैं। उस गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? हम मिसेल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिसेल बोलते हैं। हम ये कह सकते हैं साबुन के अणु, साबुन के अणु चिकनाई के चारों ओर, चिकनाई के चारों ओर एक गोलाकार संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। अब ये जो हमने साबुन का अणु बताया ना, ये RCOONA, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास साबुन का अणु है, इसके अंदर ये देखते हैं हम, ये हमारे पास क्या है? Na+, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? R समूह। ये हमारे पास सिरा जो है वो है जल विरोधी, जल विरोधी, और ये जल स्नेही। ये कौन सा सिरा है? जल स्नेही। एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है सोडियम लवण युक्त, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सोडियम के अणु बोल रहे हैं, सॉरी साबुन के अणु बोल रहे हैं। इसके दो सिरे पाए जाते हैं, एक तो जल विरोधी सिरा होता है हाइड्रोफोबिक, और एक हाइड्रोफिलिक जल स्नेही सिरा होता है। ये चिकनाई की ओर होता है। किसकी ओर होता है? चिकनाई की ओर होता है, और ये परिधि की ओर यानी कि जल की ओर होता है। अब ये जो ये जो साबुन का अणु है वो चिकनाई है हमारे पास, यहाँ पर चिकनाई है, मान लो ये चिकनाई है हमारे पास, ये क्या है? चिकनाई। अब इसके चारों ओर ये साबुन के जो अणु हैं एक गोलाकार संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्था के दौरान क्या होता है? इनके जो सिरे होते हैं, जो जल स्नेही सिरा होता है, सोडियम जो सिरा होता है वो तो बाहर की ओर होता है, परिधि की ओर, और जो जल विरोधी सिरा होता है, R समूह होता है, वो क्या है? केंद्र की ओर होता है, यानी कि परिधि चिकनाई की ओर होता है। ठीक, चूंकि चिकनाई कैसी है भाई? जल विरोधी है, इसलिए जल विरोधी समान समान को बोलता है ना, उस हिसाब से। तो हम यहाँ पर इस प्रकार इसकी संरचना को ऐसे देख सकते हैं।
इस प्रकार बहुत सारे अणु है ना, साबुन के अणु जो हैं चिकनाई की ओर चारों ओर व्यवस्थित हो जाए, गोलाकार संरचना में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? गोलाकार संरचना में बदल जाते हैं। ये लो, ये हमारे पास इस प्रकार सोडियम, ये कौन सा सिरा है? सोडियम सिरा है। और इस प्रकार ये देखिए एक गोलाकार संरचना में तब्दील हो गए। ये किस में संरचना में तब्दील हो गए? गोलाकार संरचना में। अब यहाँ पर देखेगा, हम यहाँ देखते हैं तो इसको मिटा देता हूँ मैं। मिसेल संरचना बन रही है हमारे पास। ये है हमारे पास Na प्लस 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 Na प्लस, ये हमारे पास क्या है? चिकनाई। क्या है ये? चिकनाई। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर जो जल स्नेही जो पार्ट है वो तो क्या है? परिधि की ओर है, और जो जल विरोधी सिरा है वो किसकी तरफ है? हमारे पास चिकनाई की तरफ है। और इस प्रकार चिकनाई को घेर लेते हैं साबुन का अणु साबुन धोने की प्रक्रिया के दौरान, और एक गोलाकार संरचना बना लेते हैं। इस गोलाकार संरचना को ही क्या कहते हैं? मिसेल। क्या बोलते हैं इसको हम? मिसेल। क्या बोलेंगे इसको? मिसेल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पास मिसेल का निर्माण हुआ। और अब हम बात करेंगे धावन क्रिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? धावन क्रिया के बारे में।